दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय हम अक्सर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते। तेरे नूर के दस्तूर में न हो सलवटे न शिकन रहे, मेरी कोशिश तो है बस यही रहे खुशबुए गुलशन रहे। तेरी जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर ना हो बेसुरा वो गीत मैं गाने चला। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया तमाशा जो और भी बढ़ गया, तेरी बारिशों का करम है ये मैं निखर गया, मैं संवर गया। जैसा भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है बोलना, काबिल तेरे मैं बन सकूं, मुझे द्वार ऐसा खोलना। सांसों की इस रफ्तार को, धड़कन के इस त्योहार को, हर जीत को हर हार को, खुद अपने इस संसार को बदलूंगा मैं तेरे लिए। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान सत्यमेव जयते के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए सीजन में। दोस्तों, करीबन 18 महीने पहले हम सब ने मिलकर एक सफर शुरू किया था। कोशिश ये थी कि क्या हम सब मिलकर एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझकर, एक दूसरे का हाथ थामकर क्या हम अपने लिए बेहतर जिंदगी बना सकते हैं, क्या हम उस सपने को सच कर सकते हैं जो हम सब के मन में कहीं अंदर छुप कर बैठा है। हमारे पहले सीजन में मुझे लगता है कि सफर मजेदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम सब काफी आगे निकल गए।
शायद जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और इसीलिए मुझे भी बेसब्री से इंतजार था कि कब हम दोबारा इस सफर पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान बदल रहा है, एक लहर सी चल रही है और हम सब उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो विषय है वो काफी संवेदनशील है और हो सकता है कि आज का शो आप अपने बच्चों को न दिखाना चाहें, खासतौर से वो बच्चे जो 12 साल की उम्र से कम हैं। दोस्तों, हमारा पहला सीजन खत्म होने के कुछ महीनों बाद देश में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। 16 दिसंबर 2012 की रात को देश की राजधानी में दिल्ली में सड़कों पर दौड़ती हुई एक बस में एक लड़की के साथ हैवानियत से सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। जिस क्रूरता, हैवानियत और बेपरवाही से इस घिनौने काम को अंजाम दिया गया, उससे यह लगा कि कहीं ना कहीं गुनहगारों को इस बात का विश्वास था, यकीन था कि उन्हें जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, वो आसानी से बच के निकल जाएंगे, जैसा कि अक्सर बलात्कारी हमारे देश में कानून के हाथों से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस घटना ने देश में कहीं कुछ बदला। लोगों को, खास तौर से नौजवानों को, चुप्पी मंजूर नहीं थी। सब्र का बांध टूट गया था। दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में हुए उस घिनौने अपराध ने जैसे पूरे देश को हिला दिया। हजारों हजार की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, निर्भया के लिए इंसाफ मांगा। उस लड़की के लिए इंसाफ मांगा जिसने भरपूर साहस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप जो हॉस्पिटल में हैं, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन हम सब आपके लिए दिल से दुआ कर रहे हैं। उस लड़की का ना तो हमें नाम मालूम था, ना उसकी जाति, ना धर्म, लेकिन हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो हमारी बहन, बेटी या दोस्त की तरह थी, जिसके लिए हमारा दिल दुख रहा था। पहले दिल्ली में, फिर देश के दूसरे शहरों में, गांव में, कस्बों में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए पुकारें उठी। ये अत्याचार न बंद करो, सरकार ने बंद करना पड़ेगा एक बार। जो अंदर बैठे हैं उनको सुनाने जा रहे हैं कि आज का युवा सो नहीं रहा, आज का युवा जागा हुआ है। देशवासियों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने पुलिस की लाठियां सही, पानी की तोपें सही, लेकिन अपनी आवाज बुलंद की। जन आक्रोश ने सरकारी मशीनरी को हरकत में आने को मजबूर किया। जनता का आंदोलन सफल रहा, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मगर अफसोस हमारी दुआएं निर्भया को नहीं बचा पाईं। इस संघर्ष ने कहीं ना कहीं एक आशा दी है, एक उम्मीद का चिराग रोशन किया है। निर्भया की ये दास्तां क्या हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह को रोशन करेगी? दोस्तों, दिल्ली के नौजवानों ने इस लड़ाई में पहल की। उनमें से कुछ नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए 3G लिंक के जरिए उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा कि 16 दिसंबर की घटना को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इस 1-1.5 साल में जमीनी स्तर पर आप लोगों को क्या क्या बदलाव नजर आता है? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है। मोस्टली पुलिस। मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है। मुझे किसी ने बहुत बुरी तरीके से एक मॉल में इन अ पब्लिक प्लेस सबके सामने छेड़ा था। जैसे ही मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी तो वो उन बंदों को ले तो गए, लेकिन वहां पे उन्होंने पैसे खा के उन्हें छोड़ दिया। पुलिस है, पुलिस में कोई भी सुधार नहीं है, कैसा भी सुधार नहीं है। आज भी सिस्टर्स की बात तो मैं क्या करूं, मुझे तो खुद पुलिस को कॉल करने में डर लगता है। तो आपके हिसाब से जमीनी स्तर पर सिस्टम में कोई खास बदलाव नहीं आया है? सिस्टम में अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। अब मैं 0 टॉलरेंस जोन में हूँ। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें और बर्दाश्त नहीं करना है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जमीनी हालात नहीं बदले हैं। आज भी इस देश में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा जुर्म हो रहा है। क्या है उन महिलाओं के जीवन की सच्चाई, उनके परिवारों के जीवन की सच्चाई? किस शक्ल, किस रंग, किस रूप के हैं उनके हालात? इस सवाल के जवाब की तलाश में हमारी टीम 1 साल तक
पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में गई और जमीनी हालात का कैसा चेहरा उभर के सामने आया, आइए देखते हैं। देश की राजधानी के एक बाहरी इलाके में एक 18 साल की लड़की शाम के वक्त अपनी 3 सहेलियों के साथ दफ्तर से घर लौट रही थी। घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने उस लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में अगवा कर लिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी तुरंत दी गई। पुलिस आए यार, कहे जी हमारे पास कन्वेंस नहीं है, हमें कन्वेंस दो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें गाड़ी दो अपनी, जो हम उन्हें ढूंढेंगे, मतलब कि मुलजिम को ढूंढेंगे या लड़की को ढूंढ में लगाएंगे तो गाड़ी दो हमें। 4 दिनों बाद पुलिस स्टेशन से बुलावा आया। 14 तारीख के सवेरे हमें सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी शिनाख्त के लिए बुलाया गया। शरीर नोच नोच के खा गए उस लड़की का, तेजाब डाल दिया आंखों में और पेचकस मार दिए और पार्ट में उसकी बोतल डाल दी। ये कहाँ का तरीका, कौन से हैवानियत से गुजरे। 9 तारीख को उसका किडनैप हुई है और 13 को उसकी मृत्यु हुई है। मतलब 4 दिन तक लड़की कहीं थी, कैसे थी, किस हाल में थी। प्रशासन चाहती तो हमारी लड़की की जान बच सकती थी। जिंदगी भर आंखों का तारा रही बेटी को इस तरह खो देने से माँ बाप टूट चुके हैं। बिल्कुल कंगाल हो गई। जब मेरी लड़की गई वो भी खुश रहती थी, मम्मी मम्मी आके पीछे घूमते रहते थे। अब पता नहीं कैसे रह रही मेरे बिना। तो कभी क्या मुझे भी ले जाती तो बस तसल्ली हो जाती मुझे। देश के एक छोटे गांव में एक लड़की दोपहर को कॉलेज से घर लौट रही थी, लेकिन वो घर पहुंची नहीं। अगले दिन एक मैदान में उसकी लाश पड़ी मिली। उसके शरीर पर क्रूरता की हदें पार कर दी गई थी। जिस हाल में उसकी लाश थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। उसका जो डेड बॉडी हम देखा है वो देख नहीं सकते, उसको एकदम फाड़ दिया है। एक बड़े शहर में रहने वाली महिला एक दिन अपने दफ्तर से घर नहीं लौटी। पति और परिवार वालों ने उन्हें तलाशते हुए सारा शहर छान मारा। 2 दिन बाद परिवार को मुर्दा घर बुलाया गया। ये तो कभी सोचा नहीं था कि मैं उसको कभी ऐसा देखूंगा। 8 लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी वीडियो बनाई। पहले भी बलात्कार जैसे बहुत सारे केसेस कर चुके हैं। जिस जगह पे मेरे साथ ये सब हुआ उस जगह पर 9 केसेस पहले हो चुके हैं। कहीं जवान लड़कियों के साथ ये अपराध हो रहा है तो कहीं बुजुर्ग महिलाओं के साथ। मेरी उम्र 55 साल थी, 60 साल की थी मैं। एक बूढ़ी माता जी जिनकी उम्र 94 इयर्स है, तो कहीं नन्ही मासूम बच्चियों के साथ। डॉक्टर ने हमें ये बताया कि तेरी बेटी के साथ ना रेप हुआ है। उन्होंने ये कहा कि इस बच्ची का ना ज्यादा करके नीचे का शरीरी हिस्सा ना फट गया है इसका। उसकी आंखों से बस आंसू लिकड़ रहे थे, बस यही बोल रही थी मम्मी मम्मी मम्मी, और कुछ नहीं उसको। अपने अपराधों की सजा से बचने के लिए बलात्कार करने वाले किसी भी हद तक जा रहे हैं। उत्तर भारत में एक लड़की की जुबान काट दी गई ताकि वो अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में बयान न दे सके। इनके सीने पे चढ़ के एकदम गला दाब दे, बड़ी जीभ निकली, जीभ पकड़ के चाकू से जीभ काट दे। और एक अन्य केस में एक बलात्कार पीड़ित बच्ची को दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर गोली मार दी गई। कहीं जवान लड़कियों का अगवा हो जाना, कहीं मासूम जिस्मों के साथ बर्बरता होना, कहीं रेलवे लाइन पर मरने के लिए फेंके जाना, तो कहीं जिंदा जला डालना, और फिर भी हमारी व्यवस्था का गहरी नींद में डूबे रहना। ये है वो मोड़ जिस पे 21वीं सदी का भारत आज आके खड़ा है। तो यह है जमीनी सच्चाई का वो भयानक चेहरा जो हमारे सामने उभर के आ रहा है। और इस भयानक चेहरे को कैसे ताकत मिलती है, उसके पीछे कुछ साधारण सच्चाइयां हैं जिनको हमें समझना जरूरी है
तभी हम उन्हें बदल पाएंगे। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ बांटना चाहता हूं। साल 2012 में इस देश की अदालतों के सामने बलात्कार के 1,01,041 मामले पड़े हुए थे। इनमें से पूरे एक साल में जिन मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई उनकी संख्या थी 3,563। 11,446 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया और बाकी के 86,032 मामले अदालतों में बकाया हैं, यानी पेंडिंग हैं। इसका मतलब 3.5% केसेस में ही आरोपियों को सजा मिली है। और ये वो मामले हैं जो अदालतों तक पहुंच पाए हैं। बलात्कार के ज्यादातर मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर उन मामलों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा शायद 1% से भी कम हो जाएगा। 1% से भी कम। इससे एक बात साफ निकलकर सामने आती है कि हिंदुस्तान में बलात्कारियों का पलड़ा भारी है। क्यों? ऐसा क्यों है? देश के एक बड़े शहर में अपने परिवार से दूर एक इंसान मेहनत मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते थे। गांव में रह रही उनकी बच्ची हमेशा पिता की दूरी को महसूस करती थी। साथ ही उसकी आंखों में एक सपना था। शहर के बड़े स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। पिता आखिरकार कई सालों के बाद अपनी लाडली की ये तमन्ना पूरी करने में कामयाब हुए। बहुत चाव से अपनी मासूम आंखों में कुछ सपने लिए बिटिया पिता के साथ शहर में रहने आई। लेकिन एक रात अचानक कुछ बदमाशों ने बिटिया का अपहरण कर लिया। माता पिता सारी रात उसे ढूंढते रहे। आखिर सुबह बिटिया बदहाल हालत में एक सुनसान जगह पर पाई गई। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। परिवार जब एफआईआर लिखवाने थाने पहुंचा तो मां बेटी को सारी रात वहीं रोक कर रखा गया। सुबह बिना एफआईआर लिखवाए वे घर लौटे। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और परिवार पर केस वापस लेने के लिए अपराधी बेहद दबाव डालने लगे। लेकिन लड़की और उसके माता पिता टस से मस नहीं हुए। वो एफआईआर लिखवाने फिर लौटे। आखिर एफआईआर दर्ज करके जब वे देर रात पुलिस थाने से निकले तो कुछ ही दूर पर अपराधियों ने फिर लड़की को जबरदस्ती उठा लिया। उन्होंने फिर उसके साथ बलात्कार किया और उसे मार डालने के लिए रेल की पटरियों पर फेंक दिया। संयोग से स्टेशन पर कुछ लोगों ने उसे देखा और उसे बचा लिया। दूसरे बलात्कार के बाद परिवार फिर पुलिस थाने लौटा। पुलिस ने दूसरे बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं की। अपराधियों के हौसले और बुलंद हुए। डर के मारे परिवार को अपना घर छोड़ किसी और इलाके में बसना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में अपराधियों के आदमियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और एक दिन जब लड़की घर पर अकेली थी तो उसे जिंदा जला दिया। 31 दिसंबर 2013 को बिटिया ने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बिटिया के माता पिता मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये सारी बातें दोहराना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। इस पूरे दौरान पुलिस का रवैया कैसे रहा? अगर शुरू से पुलिस अगर सही से सरकार प्रोटेक्शन देता तो मेरा बेटी के साथ बलात्कार दोबारा भी नहीं होता। दोबारा होने के बावजूद भी अगर पुलिस प्रोटेक्शन देता तो मेरा बेटी को जला के मारा नहीं जाता। तो मैं पुलिस को कैसे कहूं जो पुलिस मेरे लिए काम किया? पुलिस तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं किया। सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था और आप पुलिस के पास गए थे तो रात भर आपको पुलिस स्टेशन में रखा। हम उसको बोलते थे कि भाई हमको जाने दीजिए, नहीं जाने दिया। इनसे हम मिलना चाहते थे, नहीं जाओ जाओ अंदर जा करके बैठो। मिलने नहीं दे रहे थे? नहीं, दबाड़ करके हमको भगा देता था अंदर। एक रूम में हम दोनों माँ लड़की को बैठा देता था। तो उस वक्त उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था किसी को? क्योंकि जब आप ऑटो में किसी को नहीं, इसीलिए वो लोग आपको पकड़ पाए और बेटी को दोबारा अपहरण करके फिर जैसे वो लोग बलात्कार किया। तो इनको कितने दिनों के बाद गिरफ्तार किया? 8 रोज या 9 रोज के बाद गिरफ्तार किया। 8-9 रोज के बाद गिरफ्तार किया।
और फिर ये जो गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल में जब रखा जी। तो उसके बाद भी आपको धमकियां मिल रही थी? हाँ, धमकियां मिल रही थी। किस किस्म की धमकी देते थे? धमकी देते थे केस को उठा लो, मतलब केस खत्म कर दो। नहीं तो क्या करेंगे वो? जान से मार देंगे, और क्या करेंगे, जान से मार देंगे। तो एसपी साहब आ गए तो हम बोले क्या सर, एक IPS अधिकारी आप हैं और हमारे साथ इतना घटना हुआ है और आपके सामने में गुंडा बोलता है जब गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, और आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो उन्होंने हमको सीधे एक ही बात में कहा कि आप बुढ़िया बस्तर बांधो और चले जाओ। एक एसपी ऐसा बोल सकता है तो हम किस पर भरोसा करें? आपके मन में या आपके मन में बिटिया के लिए क्या सपने थे? मेरा भी सपना किसी बाप का होता है जो मेरी बेटी अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, ये जो बाप का फर्ज होता है जी, मेरा इच्छा था। लड़की तो मेरा नज़र से कभी नहीं जाता है, कभी नहीं, मेरा दिमाग में हर समय रहता है। कितनों मन से हटाते हैं, मन से हटता नहीं है। मेरा लड़की तो चला गया। बेटी तो घूम के नहीं आएगा ना, क्या जानती थी मेरे साथ इतना बड़ा घटना होगा। ये किसी बेटी बहन के साथ ऐसा दोबारा अत्याचार अन्याय नहीं हो, इसके लिए हम हर सांस तक लड़ते रहेंगे, जब तक मेरा सांस रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, पुलिस स्टेशन वो जगह है जहां बलात्कार से पीड़ित महिला और उसका परिवार सबसे पहले जाता है, इंसाफ के लिए, सुरक्षा के लिए। और हमारी रिसर्च में ये बात बार बार सामने आई है कि पुलिस का रवैया अक्सर ठीक नहीं होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ऐसी घोषणा करने वाले पुलिस थानों में आज बलात्कार पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? 11 साल की एक बच्ची के बलात्कार और अपहरण के मामले में पुलिस ने पीड़ित बच्ची को ही 6 दिनों तक जबरदस्ती लॉकअप में रखा। करीब 6 दिन 7 दिन हवालात में जो है लड़की को बंद कर दिया। हमारी बेटी है, हम उसको मतलब चाह रहे हैं कि बात करें तो हमको बात नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा धमकी उसको दिया जा रहा है कि अगर तुम कहने के अनुसार बयान नहीं दोगी तो बाप, भाई और माता तुम्हारे मार दिए जाएंगे। ऐसे स्थिति में बताइए कि लड़की की मतारी मतलब बेहोश हुए जा रही है, लेकिन उन लोगों को जरा सा भी दया नहीं आ रहा है कि नहीं, हम लड़की को मतलब मतारी को मिला दें, बात करवा दें। 11 साल की अभी लड़की है हमारी, बताइए ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की गंदी है। हद तो तब पार हो जाती है जब ऐसे दुष्कर्म और अपराध को पुलिस स्टेशन के भीतर अंजाम दिया जाता है। बोले बूढ़ी बूढ़ी को तो छोड़ी नहीं है, बोले तो तू तो अच्छी है, बोले हमारा थाना है, ये बोले हाथ बांध दी थी ऐसे गमछा में, बलात्कार करो फिर उन चारों ने। और निर्भया केस के कुछ ही दिनों बाद एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। बलात्कार की पीड़ित लड़की ने सुसाइड नोट लिखने के बाद खुदकुशी कर ली है। दिवाली के दिन इस नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने कार में अगवा कर गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद कल लड़की ने खुदकुशी कर ली। इस लड़की ने जो भी आज किया है सुसाइड, इसके बदौलत किया है कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये खबर मीडिया में आई और दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य शमीना शफीक मौके पर पहुंची। जब लड़की पहली मर्तबा गई है, परिवार के साथ गई है, अपनी बहनों के साथ गई है, अपनी माँ के साथ गई है FIR कराने के लिए, तो उससे भद्दे वाहियात सवाल पूछे गए जो मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो एक बार तो उसका बलात्कार गैंगरेप हुआ, दोबारा आप बलात्कार उसका थाने पर कर रहे हो। बच्ची की बॉडी आ गई है, उसके बाद 4-5 पुलिस वाले दारू पीकर यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमसे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो देख लो हो गया। ये जबान, ये भाषा बोल रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मीडिया के सामने अपने डिपार्टमेंट की गलती को स्वीकारना पड़ा। ना ही कोई केस रजिस्टर किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी की, इवन केस को हशअप करने की कोशिश की। कॉम्प्रोमाइज करा दो, ऐसे करा दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। एक्शन 1.5 महीना बाद हुआ जब लड़की चली गई। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं शमीना शफीक जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। शमीना जी, आप देश भर में ऐसे केसेस की तहकीकात में जाती हैं। आमतौर पे
आमतौर पे पुलिस का रवैया कैसा रहता है? 90% मैं कहूँगी जो केसेस जो सामने आते हैं वो पुलिस एपैथी के ही होते हैं, क्योंकि जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसके बाद जो रवैया, जो एटीट्यूड पुलिस का होना चाहिए वो दिखता नहीं है। वहाँ पर बजाय इसके कि वो अपना काम करें, वो और उसमें दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत हिला देने वाली बात होती है। क्या पुलिस वाले को ये आजादी है कि वो एफआईआर दर्ज करे ना करे, ये उसकी चॉइस है, या एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी है? कानून बहुत सिंपल है, साफ है। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होना ये हमारा कानूनी अधिकार है और ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये इसीलिए वहाँ पर बैठे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसा कई बार कहा जाता है कम से कम नैतिक जिम्मेदारी समझ कर ही कर लेते, तो नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी ड्यूटी है। दिस इज व्हाट दे आर देयर फॉर। कानून ये कहता है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है। कई मर्तबा होता है कि नहीं साहब ये तो हुआ ही नहीं होगा इसलिए हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। एफआईआर का मतलब है आप पहले रजिस्टर करिए, देन गो एंड इन्वेस्टिगेट। बट ये पहले से कैसे अज्यूम कर लेंगे कि नहीं प्रूफ करो तुम्हारे साथ कुछ हुआ तब हम एफआईआर। तो लड़की को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एफआईआर आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप तहकीकात कीजिए। जी जी जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्भया हादसे के बाद देश के कानून को खास तौर से बदला गया है। अब इन मामलों में एफआईआर दर्ज न करना गैर कानूनी है। साथ ही आपको एफआईआर की एक कॉपी भी मिलनी चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत एसपी या मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं और फिर उस पुलिस वाले को सेक्शन 166A के तहत 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। यहां पर हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से यह दरखास्त करते हैं कि जो पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना करता है वे उसके खिलाफ इस कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दोस्तों, बलात्कार करने वालों का पलड़ा क्यों भारी है, इसकी एक वजह तो साफ हो गई, पर पुलिस हमारी व्यवस्था का सिर्फ एक पहलू है। ब्रेक से लौटकर देखते हैं कि इस सिस्टम के बाकी पहलू किस हालत में है।